हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोडा चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम नेफ्रॉन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शनल तो इसलिए क्योंकि सारा काम यहीं पे होता है, नेफ्रॉन में ही सारा काम होता है। ब्लड फिल्टर आउट जो होता है, यूरिन जो एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब नेफ्रॉन की वजह से ही होता है। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ये सब नेफ्रॉन में ही होता है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि हर एक किडनी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से बनी है। ईच किडनी हैज अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो यानी कि किडनी के सेल कौन से हैं? नेफ्रॉन्स हैं किडनी के सेल। और 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी बनती है। तो दो किडनी में कितने होंगे? अराउंड 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे दो किडनी में। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। एक और बात, नेफ्रॉन को ही यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल, तो कभी कंफ्यूज मत होना, वो नेफ्रॉन की ही बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है ये दो पार्ट से बना होता है। एक तो ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसमें सारे ट्यूब्यूल आ जाएंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और एक होता है रीनल कॉर्पसल। ये रीनल कॉर्पसल मिलके बना होता है बोमेन कैप्सूल से और ग्लोमेरुलस से, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से। ट्यूबुलर पार्ट में कौन आता है? डीसीटी, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आएगा रीनल कॉर्पसल का। तो जो बोमेन कैप्सूल होता है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ, हॉरिजॉन्टल व्यू बना रही हूँ। कप शेप्ड स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल। आपको दिख रहा है ये डबल वॉल्ड है, ये अंदर वाली वॉल है, ये बाहर वाली वॉल है। तो बोमेन्स कैप्सूल कैसा होता है? डबल वॉल्ड एंड कप शेप्ड। कप शेप्ड लग रहा है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट आर्टीरियोल का काम क्या होता है? ये ब्लड लेके आती है फिल्टर करने के लिए हर नेफ्रॉन के पास। ये जो एफरेंट आर्टीरियल होती है ये आगे जाके हमें पता है क्या बनाती है? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज बना देंगी। तो कुछ इस तरह से मैं कैपिलरीज बना रही हूँ। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जो ये गुच्छा बनाती है एफरेंट आर्टीरियल, आगे जाके कैपिलरीज की फॉर्म में जो गुच्छा बनता है, इतनी सारी कैपिलरीज बनती हैं। और वो कैपिलरीज क्या है? एक कप के अंदर, जैसे मैं बोमन कैप्सूल को सीधा करके बनाऊं कुछ इस तरह से, तो इस कप के अंदर आकर क्या हो रहा है? ये जो आर्टीरियोल है ये कैपिलरीज में बन रही है। तो ये कैपिलरीज क्या है? एक तरह से मैगी की तरह बाउल के अंदर पड़ी हुई है। सेम वैसे ही जो ग्लोमेरुलस है ये भी कुछ इसी तरह से गुच्छे की फॉर्म में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पड़ा होता है। और ये ग्लोमेरुलस एक्चुअल में होता क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट यानी गुच्छा, किसका? कैपिलरीज का। क्या ये बात समझ आई? अब ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं ये वापस से जुड़ती हैं और एग्जिट आउट कर जाती हैं बोमेन्स कैप्सूल से, और ये बनाती हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट मतलब एग्जिट आउट करने वाली। तो अगर आप देखो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर मैंने बड़ा बनाया है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। इसका भी एक रीजन होता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा जो स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल के बारे में अगर मैं यहाँ लिखूं तो माल्फीजियन बॉडी, या फिर इसी का दूसरा नाम है रीनल कॉर्पसल, किसको बोला जाता है? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को मिलाकर बोला जाता है। और ग्लोमेरुलस को क्या बोला जाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा ऑफ कैपिलरीज। तो यहाँ पर कैपिलरीज क्यों बनती है? ताकि यहाँ से फिल्ट्रेशन हो सके, और वो बोमेन्स कैप्सूल में वो फिल्ट्रेशन आ जाती है। जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर आई इसको हम फिल्ट्रेट बोल देते हैं। इसको अभी यूरिन नहीं बोलेंगे, याद रखो। जब तक वो नेफ्रॉन के अंदर है तब तक वो फिल्ट्रेट है।
जब वो नेफ्रॉन से बाहर निकल जाएगा तब उसको यूरिन बोला जाता है। तो अभी वो नेफ्रॉन के अंदर ही है। अभी ये ब्लड जो है इसने फिल्टर आउट कर दिया, जो भी वेस्ट था, जो भी बाहर निकालना था वो आ गया बोमेन्स कैप्सूल में थ्रू इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी से। अब वो कहाँ जाएगा? अब नेक्स्ट पार्ट आएगा हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कुछ इस तरह से हाईली कॉन्वोल्यूटेड, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है इसलिए इसको बोलते हैं हाईली कॉन्वोल्यूटेड, और इसका नाम होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। जो पीसीटी होती है ये हाईली कॉइल्ड होने की वजह से इसमें लगा है कॉन्वोल्यूटेड। वहीं पे जो प्रोक्सिमल वर्ड होता है, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है? पहला, जो पहला हिस्सा है। तो बोमेन्स कैप्सूल के बाद कौन सा हिस्सा आ रहा है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ही आ रहा है, लेकिन ये रेस्ट ऑफ द ट्यूब्यूलर पार्ट का तो सबसे पहला हिस्सा है इसलिए इसके आगे प्रोक्सिमल लगा है। तो ये हाईली कॉइल्ड होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है ये भी हम देखेंगे इन यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। अब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आती है नेक्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले होती है ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से ये लूप ऑफ हेनले बनी होती है। ये लूप दिख रही है, यू शेप्ड लूप, इसको बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, इतने पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को लूप ऑफ हेनले। अब इसमें फिल्ट्रेट यहाँ आया, फिल्ट्रेट यहाँ पे आके डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, तो इसीलिए इस वाली साइड को बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कौन सी लिम्ब है? डिसेंडिंग, नीचे की साइड फिल्ट्रेट जाने की वजह से इसका नाम क्या बना? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। वहीं पे यहाँ पर अब फिल्ट्रेट क्या जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया? असेंडिंग लिम्ब। ऊपर की साइड जा रहा है, क्या जा रहा है? फिल्ट्रेट। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या इतनी बात समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट फिल्ट्रेट जाता है इनटू अनदर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसका नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये भी कॉइल्ड होती है, पर ये इतनी कॉइल्ड नहीं होती जितनी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी। इसका नाम क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ये है पीसीटी। डीसीटी भी कॉइल्ड होती है, फिर से बता रही हूँ, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती इसलिए मैंने लेस कॉइल्ड दिखाई है, क्योंकि ये आखिरी पार्ट है नेफ्रॉन का इसलिए इसका नाम है डिस्टल। क्योंकि ये ट्यूब्यूलर पार्ट में पहला पार्ट था इसलिए इसका नाम प्रोक्सिमल है। क्या ये बात समझ आई? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो ये फिल्ट्रेट है ये नाउ इट विल एंटर इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये बहुत सारे नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन से यूरिन ले रही होती है, तो अब इसको यूरिन बोल देंगे, अब इसको फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया तो उसको यूरिन बोल देते हैं। याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्यों नहीं है नेफ्रॉन का पार्ट? क्योंकि ये यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होगा, वहां से भी ये आगे, वहां से भी ये यूरिन इकट्ठा कर रही है, यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ से भी, तो ये सारे नेफ्रॉन एक कॉमन डक्ट में दे रहे हैं जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। तो एक नेफ्रॉन का पार्ट कभी कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती है। तो नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट हुए? एक तो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर बनाते हैं माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। फिर आता है ट्यूबुलर पार्ट, इसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, हाईली कॉइल्ड। फिर आता है लूप ऑफ हेनले जिसके दो लिम्स होती हैं, एक तो नीचे की साइड जाने वाला फिल्ट्रेट जब जाएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब, एक ऊपर की साइड असेंडिंग लिम्ब। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिरी पार्ट होता है नेफ्रॉन का। उसके बाद जो भी फिल्ट्रेट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और उसको तब यूरिन बोल देते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो ये तो हमने स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया। अब एक एक करके हर एक पार्ट को डीप में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? अभी बताया, डबल वॉल्ड एंड कप शेप्ड। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं इसको वर्टिकल व्यू में बनाऊं इस तरह से, इसकी जो आउटर वॉल होती है, ये आउटर वॉल होगी, ये बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। वहीं पे जो इनर वॉल होती है ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल की बनी होती है जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट। क्या होते हैं पोडोसाइट? एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियल सेल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार इसको, फिर समझाती हूँ। पोडोसाइट नाम से पता चल रहा है, पोडो मतलब पैर, तो ऐसे सेल जो पैर जैसे लगे दिखने में, कुछ इस तरह से समझो। ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं ग्लोमेरुलस के आसपास। तो अब कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पड़ी हैं, ये एक कैपिलरी आई, ये दूसरी कैपिलरी आई, ये तीसरी कैपिलरी, ऐसे करके बहुत सारी कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पर जो इनर वॉल है ये बनी हुई है कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की, कुछ इस तरह से। और क्योंकि
ये एक बाउल है, मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये मैंने सर्कुलर बना दिया। कुछ बाउल जो है यहाँ से देखने पे, अगर आप यहाँ से देखो, आपकी आई यहाँ पे है और आप यहाँ से देखो तो ये जो बाउल है कुछ ऐसा दिखेगा और इसके बीच में पड़ी हुई कैपिलरीज ऐसे दिखेंगी। अब ये आउटर वॉल हो गई और ये इनर वॉल हो गई। अब ये जो इनर वॉल है ये पोडोसाइट बना लेती हैं, जो कि कोइल्ड होते हैं ग्लोमेरुलस के अराउंड और इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज्ड होते हैं। इंट्रिकेटेड मैनर यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे अरेंज्ड है, समझ रहे हो। और इनके बीच में से जारी होती है कैपिलरीज, यहाँ से कैपिलरी पास हो रही है, ये पास हुई है कैपिलरी, ऐसे करके कैपिलरीज पास हो रही होती हैं। क्या आप समझे? दोबारा से मैं एक बार समझा देती हूँ कैसे होता है ये। जैसे आप समझ लो ये बाउल पड़ा है, बाउल के अंदर यहाँ पे ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, इस तरह से बना रही हूँ अभी। अब क्या होता है, ये जो इनर साइड है जो, ये कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपस में ही इंट्रिकेटेड मैनर में ऐसे, जैसे आप एक हाथ लो और दूसरा हाथ लो, उनकी फिंगर को इंटरलॉक कर दो, तो जिस तरह से, और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे जैसे एक फिंगर है ना, यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया ये थोड़ा थोड़ा, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड होती है इंट्रिकेटेड मैनर में। तो इस तरह से ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल पोडोसाइट की बनी होती है, जो कि इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज्ड होते हैं। अब इस तरह से अरेंज होने का फायदा क्या है? ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होने में हेल्प होगी। ये जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ से पूरे में ये वाला पूरा एरिया जो है ग्लोमेरुलस से प्रेजेंट होंगे, इसके आसपास यहाँ पे ग्लोमेरुलस होंगे, पर ये जो बीच में स्पेस है, ये वाला जो मैंने व्हाइट से बनाया, ये वाला स्पेस जो है, ये वाला स्पेस इसको बोलते हैं स्लिट पोर। ये वो पोर है जो बिल्कुल छोटे छोटे, जहाँ पे जगहें होती हैं, स्पेसिस होते हैं, स्लिट पोर। और ये जो स्लिट पोर है, यहीं से फिल्ट्रेशन एक्चुअल में होती है, तो इसको फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोलते हैं। तो जो गैप बिटवीन पोडोसाइट है उसको बोलते हैं स्लिट पोर। तो ये था बोमेंस कैप्सूल के बारे में। क्या आपको ये बात समझ आई? बोमेंस कैप्सूल कप शेप्ड होता है, जैसे बाउल के अंदर नूडल्स पड़े होते हैं, वैसे ही टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोमेंस कैप्सूल के अंदर पड़ी होती है। जो आउटर वाली होती है वो बोमेंस कैप्सूल की, वो सिंपल स्क्वामस की बनी होती है। इनर वाली जो है वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल की बनी होती है, जिनका नाम होता है पोडोसाइट। पोडोसाइट, पोडो मतलब पैर, साइट मतलब सेल, पैर या फिंगर, फिंगर्स तो होती है पैरों की, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इस तरह से पूरे इन्होंने कैपिलरीज को घेरा हुआ होता है, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज होते हैं। इंट्रिकेटेड मतलब इंटरलॉक्ड होती हैं फिंगर्स आपस में, ठीक है। यहाँ से ये वाली फिंगर आ रही होगी, दूसरी वाली साइड से ये वाली फिंगर आ रही होंगी, तो इंटरलॉक्ड होती हैं। इसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छा हो पाता है। और यहाँ पर बीच बीच में जो जगहें होती हैं, जो स्लिट पोर हैं, यहाँ से सब्सटेंस एंटर कर पाता है बोमेंस कैप्सूल में। अब हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, मैंने आपको बताया ये हाईली कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। यहाँ पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है फिल्ट्रेट से। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वापस से ब्लड के अंदर चला जाना। अभी क्या हुआ था, ब्लड से वो फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर आया था, पर नेफ्रॉन को लगा कि ये सामान जो है इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसको वापस से ब्लड में पहुंचा देना, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब होना, दोबारा से वो एब्जॉर्ब जहां से निकल के आया था वहां पे वापस से एब्जॉर्ब हो जाना, यानी ब्लड में वापस से चले जाना, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बात समझ आई? अगर हम इसमें देखें कि ये किस एपिथेलियम की बनी होती है, तो ये बनी होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो वो होते हैं जो क्यूब लाइक होते हैं, जिनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इनके ऊपर इनका जो फ्री एंड होता है, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनका जो फ्री एंड होता है उसमें माइक्रोविल्लाए जब प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रश जैसी, एक ब्रश जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के, कॉम जैसी, तो उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविल्लाए। सीलिया और माइक्रोविल्लाई में डिफरेंस पता है ना? सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक एक्सटेंशन होती हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, पर माइक्रोविल्लाई जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में? ताकि ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके। जो माइक्रोविल्लाई है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अभी ये था सरफेस एरिया सिर्फ इतना, अब क्या हुआ, इतना हो गया, ये एक्स्ट्रा जो सरफेस एरिया आया है, तो ये हेल्प ही करेगा रीएब्जॉर्प्शन होने में, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कराने में। तो ये था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें, हमेशा याद रखना पूरा नेफ्रॉन सिर्फ दो टाइप के एपिथेलियम से बना होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो अलग बात है। इसमें होती हैं दो लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब
एंड असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं इसमें फर्दर आगे 2 सेगमेंट होते हैं और सेम असेंडिंग लिम्ब में भी 2 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट क्या होते हैं ये देखो, यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब में 2 सेगमेंट है। एक तो ये थिक सेगमेंट है, ये मोटा वाला हिस्सा, और एक थिन वाला हिस्सा। सेम असेंडिंग में भी है मोटा वाला हिस्सा और ये थिन वाला हिस्सा, तो उसको सेगमेंट बोल रहे हैं। एक हिस्सा थोड़ा मोटा है साइज में, एक पतला है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में एक होता है थिक सेगमेंट और एक होता है थिन सेगमेंट। सेम असेंडिंग लिम्ब में भी थिक सेगमेंट देखा है और थिन सेगमेंट होता है। जो थिक सेगमेंट होता है ये बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। याद आया, मैंने अभी बोला था कि नेफ्रॉन या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा या स्क्वामस एपिथेलियम का। तो जो थिक सेगमेंट होता है वो किसका बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। वहीं पे जो थिन सेगमेंट है वो किसका बना होता है? स्क्वामस एपिथेलियम का। सेम यहाँ पर भी थिक सेगमेंट किसका बना होगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। थिन सेगमेंट किसका बना होगा? स्क्वामस एपिथेलियम का। तो ये डिफरेंस है, बस इसी वजह से ये थिक और थिन दिखते हैं। क्या ये बात समझ आई? जो लूप ऑफ हेनले है इसकी एक और खासियत होती है, जितनी ज्यादा बड़ी, जितनी ज्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले है, यानी जितना ज्यादा लेंथ होगी इस लूप ऑफ हेनले की और नीचे जाएगी, उतनी ही बेटर कंसंट्रेशन होती है यूरिन की। यूरिन कंसंट्रेशन देखनी है ये भी, तो यहां लिख दू डीपर द लूप ऑफ हेनले मोर इज द यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन कंसंट्रेशन मतलब हम जितना पानी पीते हैं अगर सारा का सारा यूरिन में निकल जाए तो हम डिहाइड्रेट कर जाएंगे। तो यूरिन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसमें से पानी को कम करना पड़ता है ताकि पानी बच सके बॉडी के अंदर। तो यूरिन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है और उसका सबसे मेजर रोल, मेन रोल किसका होता है? लूप ऑफ हेनले का, यूरिन कंसंट्रेशन में। जितनी ज्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले उतनी ही अच्छी यूरिन कंसंट्रेशन। ये बात हमेशा याद रखना। अब कौन सा पार्ट आया? तो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आएगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे आएगा कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये भी कोइल्ड पार्ट होता है पर ये इतना भी कोइल्ड नहीं होता जितना प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। यहाँ पर ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। किसका बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ये ब्रश बॉर्डर का नहीं बना होता, इसलिए इसमें ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। रीअब्जॉर्प्शन इसमें भी होती है लेकिन इसमें ज्यादा, इतनी ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसमें होती है? पीसीटी में। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये भी किससे बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, लेकिन इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। ये फर्दर ओपन करता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये बहुत सारे नेफ्रॉन से सामान लेती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मैंने अभी आपको बताया रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ कंडीशनल होती है। जब कंडीशन लगी हो, मान लो कि बहुत ही बुरा हाल है, बाहर पानी की कमी ही कमी है, डेजर्ट में आप गुम हो गए हो, तब ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन लगती है, तब यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है, वरना रीअब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या ये बात समझ आई? तो ये पार्ट थे नेफ्रॉन के। तो ये था हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब अगर हम देखें कि ये एक्चुअल में नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, कौन सा पार्ट इसका कहाँ प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है या मेडुला में प्रेजेंट होता है, तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया मेडुला, ये मैंने एक मेडुलरी पिरामिड बना दिया, हमें पता है कि, और ये बना दिया मैंने, इतना पार्ट मैंने बना दिया कोर्टेक्स का। ये क्या हो गया? इतना पार्ट हो गया कोर्टेक्स का और ये हो गया हमारा मेडुलरी पिरामिड। आपको याद है जब किडनी का स्ट्रक्चर बनवाया था तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको 2 कलेक्टिंग डक्ट की बात बताती हूँ। ये एक कलेक्टिंग डक्ट आ रहा है, ये दूसरा कलेक्टिंग डक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये जो 3 पार्ट होते हैं ये पार्ट कोर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। वहीं पे जो लूप ऑफ हेनले है ये पाया जाता है मेडुलरी पिरामिड के अंदर और फिर ये ओपन कर जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। क्या आपको बात समझ आई? वहीं पे इसके पास वाला देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी सेम, हमेशा पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल जो होगा ये सारे कोर्टेक्स रीजन में पाए जाएंगे। वहीं पे लूप ऑफ हेनले एक ऐसा पार्ट है जो मेडुलरी रीजन में जाता है, या तो थोड़ा सा जाता है या तो डीप इनटू द मेडुला जाता है। क्या ये बात समझ आई? तो मैं ये बोल सकती हूँ
कि बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन हमेशा। वहीं पे अगर आप देखो तो कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट ये कहाँ प्रेजेंट दिख रही है हमारे को? मेडुला में। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए थी। तो ये एक पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा से नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूँ। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये था डायग्राम। ये डक्ट ऑफ कैपिलरीज कुछ इस तरह से। ये डक्ट ऑफ कैपिलरीज बनी किससे? एफरेंट आर्टेरियोल से, और ये जुड़कर इफरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं ये कैपिलरीज, और इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट कर जाती है बोमेन कैप्सूल को। ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये बाहर निकलने से पहले डिवाइड कर जाती है इनटू अ फाइन ब्रांच, छोटी सी ब्रांच बना लेती है, और इस ब्रांच को बोला जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है ये पूरे पीसीटी और डीसीटी के आसपास कोइल्ड होती है। ये एक्चुअल में जो ब्रांच है कुछ इस तरह से कोइल्ड होती है अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, पर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बस इसको इस तरह से बना रही हूँ, सीधा बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये पीसीटी और डीसीटी के आसपास घूम रखी होती है एक ब्रांच जो कि इफरेंट आर्टेरियोल से बनी है, और इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या ये बात समझ आई? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कैसे बनी? इफरेंट आर्टेरियोल जो है बाहर निकलते टाइम एक फाइन ब्रांच बना गई, और वो जो फाइन ब्रांच होती है वो पीसीटी और डीसीटी यानी जो कोर्टेक्स एरिया में, किडनी के जो कोर्टेक्स एरिया में ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसके आसपास कोइल्ड होती हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया, और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है ये क्या करती है? ये फर्दर आगे एक और अपने में से ब्रांच निकालती है, और वो ब्रांच को भेज देती है कहां पर? डीप इनटू द मेडुला अराउंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अराउंड भी इस तरह से घूम के जा रही होती है वो। तो अराउंड लूप ऑफ हेनले ये इसको भेज देती है कुछ इस तरह से। और जब वो लूप ऑफ हेनले की तरफ जो ब्रांच जाती है, और जो लूप ऑफ हेनले की तरफ ब्रांच जाती है उसको बोला जाता है वाजा रेक्टा। क्या ये बात समझ आई? और ये फर्दर आगे जाके ज्वाइन कर जाती है इफरेंट आर्टेरियोल को। ऐसा क्यों होता है? ये कॉइल क्यों करती है? ये ब्लड वेसल ब्रांच क्यों करती है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ किस तरह से क्या चीज हुई। इफरेंट आर्टेरियोल ने बनाई एक ब्रांच अपने में से, और उस ब्रांच को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है इसके बारे में अगर मैं लिखूं, इट रन्स अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। हमेशा याद रखना पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ घूमती है? पीसीटी एंड डीसीटी के आसपास। फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ने फर्दर आगे अपने में से ब्रांच बना ली, तो यहाँ लिख दो फर्दर फॉर्म्ड अ ब्रांच, और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? वाजा रेक्टा। और इस वाजा रेक्टा में क्या अलग है? इट रन्स अराउंड लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले के आसपास घूमती है। क्या ये बात समझ आई? तो ये भी हमें पता होना चाहिए था, आगे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पर वो प्रेजेंट है। नेफ्रॉन भी डिवाइडेड है दो टाइप में। कौन से हैं वो टाइप? कोर्टिकल नेफ्रॉन, नाम से पता चल रहा है, लोकेशन क्या होगी? कोर्टेक्स। एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये कहां पे प्रेजेंट होंगे? मेडुलरी वर्ड आ रहा है ना, नियर द मेडुला। जस्टा मतलब होता है नियर, मेडुला के पास प्रेजेंट होंगे। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इनकी लोकेशन कहाँ है। कोर्टिकल कोर्टेक्स में होंगे पूरी तरह से, जस्टा मेडुलरी जो होंगे वो मेडुला के पास होंगे। तो यहाँ पर कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो 75 से लेकर 80% तक बनाते हैं ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी में जितने नेफ्रॉन है उसमें से 75% कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। बाकी के जो बचे वो कौन से होंगे? जस्टा मेडुलरी नियर दी मेडुला जो होंगे, वो कितने बचे? 15 से 20%। कोर्टिकल नेफ्रॉन में सब कुछ कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले
पुअरली डेवलप्ड होती है। इनकी जो लूप ऑफ हेनले होती है ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बनी होती है। अगर मैं कुछ इधर आपको बना के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ कोर्टिकल नेफ्रॉन बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा और ये लूप ऑफ हेनले है, ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बनी होती, बिल्कुल छोटी सी पुअरली डेवलप्ड होती है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। वहीं पे जस्टा मेडुलरी में जो लूप ऑफ हेनले होती है वो डीप इनटू द मेडुला जाती है, फाइनली डेवलप्ड होती है और ये यूरिन कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। हमें पता है लूप ऑफ हेनले का काम यूरिन कंसंट्रेशन में है, ये चीज मैंने अभी बताई थी। सेम ये, अब जहां पे लूप ऑफ हेनले पुअरली डेवलप्ड होएगी तो वहां पे यूरिन कंसंट्रेशन हो भी पाएगी कि नहीं, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेशन में रोल ही किसका है, लूप ऑफ हेनले का। तो देयर इज नो रोल इन यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन यूरिन कंसंट्रेट करते नहीं, जितना पानी बाहर निकल रहा निकलने दो। वहीं पे जस्टा मेडुलरी में जो लूप ऑफ हेनले है ये वेल डेवलप्ड होती है, बहुत अच्छे से बनी होती है, इस वजह से यूरिन कंसंट्रेशन में इसका रोल होता है। अब यहाँ पर आगे और देखें तो अगर यहाँ पर लूप ऑफ हेनले ही अच्छे से नहीं बनी है तो इसके आसपास घूमने वाली एक ब्लड वेसल जो थी जिसका नाम था वाजा रेक्टा, क्या वो अच्छे से बनी होगी? तो आंसर है नहीं, वाजा रेक्टा भी यहाँ पर नहीं बनी होगी, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही बेचारा थोड़ा सा है, तो वाजा रेक्टा क्या करेगी बनके, तो वाजा रेक्टा भी नहीं बनती है। वहीं पे यहाँ पर वाजा रेक्टा प्रेजेंट होती है। और क्या ये बात समझ आई? लोकेशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं फिर भी लिखा देती हूँ, प्रेजेंट इन कोर्टेक्स ओनली। वहीं पे जस्टा मेडुलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बोथ इन कोर्टेक्स एंड मेडुला। समझ आया? मेडुला में कौन सा पार्ट होगा? लूप ऑफ हेनले। कोर्टेक्स में हमेशा याद रखना पीसीटी डीसीटी कोर्टेक्स में ही रहेंगे, सिर्फ लूप ऑफ हेनले है जो मेडुलरी पिरामिड में जाएगा नेफ्रॉन का, तो वो चीज है। क्या ये बात समझ आई? तो ये था टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन के अलग अलग जो पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़े और वाजा रेक्टा क्या होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कैसे बनती है, ये सब देखा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टडी हार्ड। थैंक यू।